आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर BS रावत, अधिवक्ता, जो हाल ही में महिला बिल पास हुआ संसद में। उस पर BS रावत जी बताइए, क्या राय है आपकी? मैं सर्वप्रथम तो जो लोकसभा और राज्यसभा में हाल ही में महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 मेजॉरिटी सुनिश्चित करने का बिल पास हुआ है, उसका आभार व्यक्त करता हूं। और समस्त सांसदों का जो लोकसभा और राज्यसभा में वर्तमान में उपस्थित है, मैं उनको तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक बिल लाकर जो कीर्तिमान किया है, मैं उसकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। क्योंकि ये लंबे समय से मांग थी कि भारत में जो आधी आबादी हमारी महिला कम्युनिटी है, उसके लिए भी एक ऐसा सुनिश्चित होना चाहिए कानून जो वो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अपना उचित प्रतिनिधित्व देकर अपनी सेवाएं दे सके। क्योंकि जो कानून बनता है देश में, वो महिला और पुरुषों के लिए बनता है, लेकिन पुरुषों की भागीदारी लोकसभा में और राज्यसभा में और विधानसभा में और विधान परिषदों में अत्यधिक थी, लेकिन महिलाओं की भागीदारी बहुत ही दयनीय थी, जो चिंताजनक विषय है। इसको सुनिश्चित करने के लिए लंबे अरसे से ये मांग थी कि महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हाल ही में भाजपा सरकार ने ये पहल उठाई और विशेष सत्र आयोजित कर महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 1/3 मेजॉरिटी सुनिश्चित करने का बिल पास किया। रावत जी, क्या यह कानून बन चुका है? नहीं, अभी ये लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है और अभी कानून बनने के लिए इसे अभी भारत में जितने भी राज्य हैं उनकी आधी विधानसभाओं में पारित होना होगा 1/3 मेजॉरिटी से, और फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर के द्वारा ये एक कानून रूप बनेगा और कानून बनने के बाद फिर महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, इसमें कुछ खामियां हैं कि ये बिल एक सशर्त बिल है। सशर्त बिल यानी कि इसमें लिखा गया है कि बिल में कि 2023 के बाद जो पहली जनगणना होगी और परिसीमन के जो प्रकाश में आएगा और सीट सुनिश्चित होंगी, उसके बाद महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 मेजॉरिटी सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा लगता है सरकार की मंशा है कि विशेष सत्र के द्वारा इसे लाया गया है कि पहले महिलाएं 2024 के चुनाव में वोट करें, उसके बाद इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी। बिल पास हो गया, लोकसभा में भी हो गया, राज्यसभा में भी हो गया। तो ये तो जबरदस्ती थोपा जा रहा महिलाओं के लिए। पहले वोट दोगे तब जो है बिल पास करेंगे। अगर सही मायने में कहें तो मेरे पास सीधे स्थिति तो ये है। ये कॉपी है। इस कॉपी में जो विधेयक 128वां, ये जो महिला शक्ति यानी कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम 128 जिसे नाम दिया गया है, इसमें लिखे महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण के प्रभावी होना। इसमें लिखा हुआ है, जो मैंने लाइन है मैं बताना चाहूँगा, 128वां संशोधन अधिनियम 2023 के प्रारंभ के पश्चात, तो संशोधन 2023 में हो रहा है 128वां, जो भी हाल में लोकसभा और राज्यसभा में हुआ है, के पश्चात पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़ों को प्रकाशित किए जाने के पश्चात इस प्रयोजन के लिए परिसीमन कार्य के पश्चात प्रभावी होंगे तथा यह संविधान संशोधन 128 लागू होगा। तो सरकार की मंशा हमारी मातृशक्ति, जिसे नारी शक्ति वंदना अधिनियम का नाम दिया गया है, शायद यह नारी शक्ति वंदना गुमराह अधिनियम तो नहीं है, कहीं ये महिलाओं को एकमात्र गुमराह तो नहीं कर रहा है। क्योंकि यदि सरकार की मंशा है कि महिलाओं की लोकसभा और विधानसभा में 1/3 मेजॉरिटी हो, तो इस बिल को हाल ही में पास किया जाना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, आधे राज्यों की विधानसभा में भी तुरंत प्रभाव से पास होना चाहिए विशेष सत्रों के द्वारा, जिस प्रकार संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इन द सेम वे
राज्य की विधानसभाओं का भी विशेष सत्र बुलाया जाए और इसे पास किया जाना चाहिए, जिससे कि महिलाओं एक ऐसे कानून के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें जो देश के कल्याण के लिए आवश्यक है। और महिलाओं का योगदान आज से नहीं, जब से भारत की स्वतंत्रता से लेकर 1857 की क्रांति में भी अहम योगदान रहा है। कि वो झांसी बाई रानी हो, अवंतीबाई लोधी हो, यह स्वतंत्रता संग्राम की बात है, या जितने भी आंदोलन हुए बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और आशा करता हूं कि सरकार इसे 2024 में लागू करे तो ये महिलाओं के लिए एक श्रद्धा होगी और महिलाओं का सम्मान होगा। और इस बिल में रावत जी बताइए क्या खास होना चाहिए? इस बिल में जैसे कि महिलाओं के लिए है, पहले से ही 1950 में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए लोकसभा में 2030 में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए 84 लोकसभा में स्थान आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित हैं और इसकी व्यवस्था 330 में की गई है। 332 में संविधान के अनुच्छेद में विधानसभाओं में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन ये बहुत अच्छी व्यवस्था है जिससे कि हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति सही कानून बनाने में अच्छा पहल करें, अच्छा योगदान दें। और मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ माननीय भीमराव अंबेडकर जी ने एक ऐसी व्यवस्था की जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अच्छे कानून बन सके और उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन देश की जो आधी आबादी है से वो ओबीसी आती है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, और अन्य पिछड़ा वर्ग जाति एक